गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वन और वन्य जीवों का संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग कल पढ़ चुके थे कि वनस्पति तथा उसके प्रकार, ठीक है। तो वनस्पतियों में से हम लोग जितने भी प्रकार के जो वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति देखे थे, वो सभी प्रकार के जो वन देखे थे, ठीक है। चाहे वो शंकुधारी वन देखे थे, घास का मैदान देखे थे, मरुस्थलीय वन देखे थे, टुंड्रा प्रदेश देखे थे, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कांटिले वन, मैंग्रोव वन, ये जितने भी प्रकार के वन के बारे में हम लोग पढ़े, ये सभी वनों को हम लोग किस तरह से संरक्षित रख सकते हैं तथा वहाँ पर रहने वाले जीवों का संरक्षण किस प्रकार मिल सकता है, उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि औद्योगिकरण, नगरीकरण और कृषि क्रियाकलापों के विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होती है। हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, उसी के आधार पर हम लोगों का देशों में औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइज, फैक्ट्रियाँ, छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ, बड़े फैक्ट्रियाँ, फिर नगरीकरण भी बढ़ रहा है, यानी नगरों रहने के लिए आदमी को घर बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। जैसे जैसे आदमी घर बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, उसी के साथ साथ उससे क्या करना पड़ रहा है, उसके रोजगार के लिए उसे विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े उद्योग खोलने पड़ रहे हैं। फिर जीवन यापन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, उतने सारे आदमी बढ़ रहे तो उसके खाने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए कृषि कार्य के लिए, कृषि क्रियाकलापों के लिए भूमि की आवश्यकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या सभी चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, यानी औद्योगिकरण का भी बढ़ावा दे रहा है और नगरीकरण का भी, और कृषि क्रियाकलापों को भी। विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होती है। हम सब जानते हैं जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसी के हिसाब से भूमि की आवश्यकता भी होती जा रही है, जिससे प्राप्त करने के लिए वन बड़ी तेजी से साफ किए जा रहे हैं। तो हम लोग अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए वन को अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, उसको तेजी से साफ कर रहे हैं। यहाँ यह याद रखना आवश्यक है कि किसी वन का विनाश कुछ ही दिनों में किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि वनों का जो विनाश होता है वो कुछ दिनों में हम लोग कर सकते हैं, परंतु किसी वन क्षेत्र को विकसित करने में वर्षों लग जाते हैं। हम सब जानते हैं कि वनों का विकास एक धीमी प्रक्रिया से होती है। हालांकि हम लोग वृक्षारोपण कभी कर देते हैं तो वो तुरंत वन नहीं बनता है। छोटे पौधे लगाते हैं, वो बड़ा होते होते मतलब कई सालों लग जाते हैं, ठीक है। उसके विकसित करने के लिए समय होता है, जबकि एक वन को हम लोग साफ करने के लिए मुश्किल से 1 सप्ताह 5 दिन लगता है, 10 दिन लगता है, उससे ज़्यादा और नहीं लगेगा। इसे हम तुरंत मशीन के माध्यम से फटाफट काट के ख़त्म कर देंगे, लेकिन क्या उसको हम लोग उतना जल्दी विकसित कर सकते हैं? नहीं। तो इस सब को देखते हुए भी हमें क्या करना चाहिए कि वनों को संरक्षण करने की संकल्प लेनी चाहिए। हम सभी को वन संरक्षण, चाहे वो पर्सनल रूप से हो या गवर्नमेंट के आदेश अनुसार हो या किसी भी तरह हो, ठीक है, क्या करना चाहिए, या किसी संस्थागत हो, लेकिन वनों का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम ज्यों ज्यों वनों का मतलब कटाई कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है, जिसमें हमारे मानव जीवन का पर ही दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। ना तो हमें सही से ऑक्सीजन मिल पाती है, ना ही हमें जीने के लिए कुछ सही चीज़ मिल पाते हैं, ठीक है। यानी विभिन्न प्रकार के जो मेडिसिन जंगल से प्राप्त होते हैं ना वो मिल पाते हैं। आज हम लोग क्या जानते हैं कि एलोपैथिक दवा का यूज करते हैं। पहले क्या चलता था, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी चलती थी। लेकिन क्या होता था, ये जो एलोपैथिक दवा कहीं ना कहीं जंगलों पर से भी निर्भर है। तो इसके साथ साथ क्या होता है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, फिर सही समय पे बारिश नहीं होती है, मृदा अपरदन होता है। वन की कटाई से सिर्फ एक ही प्रकार की हम लोगों को हानि नहीं होती है कि शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलता या पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसके साथ साथ हमें बहुत चीज़ें नहीं मिलती है, ठीक है, यानी सही हो नहीं पाती। हम देखते हैं कि मृदा अपरदन ये भी उसका प्रमुख कारण है। सही समय पे बारिश नहीं होना, जिसके कारण खेती पर प्रभाव पड़ना, ये भी
कहीं ना कहीं वृक्षों का कटाई यानी वनों का कटाई से ही ऐसा हो रहा है। इसके साथ साथ हमें जो जंगल से विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते थे, गोंद मिलते थे, लेटेक्स मिलते थे, फल फूल कंद जो भी तरह के, वो सभी हम लोग के फर्नीचर के लिए लकड़ी, ये सब खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम सब जानते हैं कि वनों की कटाई तो हम कुछ ही दिनों में कर सकते हैं, परंतु उसको विकसित करने में हमें वर्षों लग जाते हैं। वन क्षेत्र काफ़ी मंद गति से विकसित होते हैं। हमने तुम लोगों को पहले भी बता दिया है कि वन क्षेत्र का जो विकसित की परिस्थिति है बहुत ही एक धीमी प्रोसेस है। यदि किसी वन क्षेत्र से एक निश्चित सीमा तक अधिक संख्या पेड़ काट दिया जाए तो उस क्षेत्र में वन को पुनः विकसित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि वन क्षेत्र से एक निश्चित सीमा से अधिक संख्या में पेड़ काट दिए जाए तो उस क्षेत्र में वन को पुनः विकसित नहीं किया जा सकता। वन नाशन वन्य जीवों को भी प्रभावित करते हैं। हम जैसे जैसे आज देख रहे हैं कि वन का जो नाश कर रहे हैं हम लोग, जिसके कारण वन्य जीवों का भी नाश हो रहा है। ठीक है, आज हम देखते हैं हमारे घर के अगल बगल आज से 10 साल पहले पक्षियाँ किस तरह से चहचहाती थी, लेकिन आज देखो अपने घर के अगल बगल में तुम लोग सुबह से शाम तक एक बार भी पक्षियों का चहचहाट नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि वन में रहने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी भी आज भागते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। तब आज हम लोग क्या वन के साथ साथ उससे रहने वालों, वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु पर भी क्या कर रहे हैं? उस सबको भी मार रहे हैं और उस सब पर भी असर पड़ रहा है। हम लोग देखते थे पहले, हम लोग गांव में क्या कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का आवाज़ हम लोग सुनते थे, परंतु आज देखते हैं वो दिनों दिन बिल्कुल सुन नहीं पा रहे। बस हम लोग किताबों में सिर्फ पढ़ रहे हैं कि ये लमड़ी है, ये गरैया है, ये विभिन्न पक्षियां हैं, लेकिन आज हम पक्षी को देखने के लिए, विभिन्न जानवरों को देखने के लिए कहाँ जाते हैं? जू जाते थे। लेकिन पहले हमारे घर के आसपास में ही हम लोग वो सब जानवरों को कभी कभार देख पाते। तो उतना डेंजर वाला जानवर नहीं, परंतु छोटे छोटे जो लकड़बग्घा हो, लोमड़ी हो, ये सब को हम लोग जनरल तौर पे अपने घर के आसपास देख पाते थे, परंतु आज हम उसका आवाज़ तक नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि दिनों दिन जो वन की कटाई के साथ साथ वन का नष्ट हो रहा है, क्षति हो रही है, जिसके कारण वे लोग भी अपना आवास बदल दे रहे हैं और साथ ही साथ वे मर भी रहे हैं। तो जंगली जानवर रहते हैं जंगल में, इसीलिए उसका आवास स्थान, उसका हैबिटेट क्या है? जंगल है, जिसके कारण वो नष्ट हो जा रहे हैं। तो वो सब धीरे धीरे मर जा रहे हैं या तो अपनी जगह परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जंगली जीवन पर भी उसका असर पड़ रहा है। पिछले कुछ दशकों में जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई है। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां क्या है? विलुप्त हो गई अथवा विलुप्त होने की कगार पे है। तुम लोग अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी को, अपने नाना नानी को पूछोगे, देखना अपने ज़माने में वो लोग सभी जीव जंतुओं के बारे में किस तरह से विस्तार से बताते हैं। परंतु आज हम लोग सिर्फ किताबों में देख के रह गए हैं कि ऐसा होता था। आज हम लोग हाथी तक सही से कभी कभार देख नहीं पाते हैं। ठीक है, कभी कभी हाथी को घुमाने के लिए गांव तरफ लाते हैं या टाउन तरफ, तब हम लोग देखते हैं कि हाथी ऐसा होता है, नहीं तो बस किताबों में देख के या पढ़ के ही हम लोग जानते हैं कि हाथी ऐसा होता था। लेकिन अपने मम्मी पापा दादा दादी को पूछोगे तो लोग ज़रूर बता देंगे कि हाथी ऐसा होता है बेटा। ये तो इस तरह से जो हम लोग देख रहे हैं कि दिनों दिन बहुत सारे प्रजातियां विलुप्त हो गई है और विलुप्त होने की कगार पे है। मानवीय गतिविधियों के अतिरिक्त अनेक प्राकृतिक कारक, जैसे हम सब जानते हैं मानवीय गतिविधि के अतिरिक्त बहुत सारे प्राकृतिक कारक भी हैं, जैसे सुनामी, दावानल। ठीक है, सुनामी क्या है? जब भूकंप के दौरान भूकंप किसी समुद्री क्षेत्र में उठ जाती हैं तो उससे पानी का जो लहर होते हैं, उस लहर से जो तटीय प्रदेश यानी तटीय जो समुद्र के किनारे सटे हुए जो देशों को क्षति पहुंचती है। ठीक है,
तो सुनामी कब आती है? जब भूकंप के बाद, यानी जब भूकंप समुद्र में या तो समुद्र के आसपास के क्षेत्र में आती है, तो उस दौरान वहाँ पर बहुत सारे मैग्मा लावा और वहाँ की भू आकृति बदल जाने के कारण वहाँ पर पानी की जो लहर आती है उठने के कारण, तो उस लहर को हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। दावानल, ये दावानल क्या है? जंगल में लगने वाला आग को हम लोग दावानल कहते हैं। ठीक है, दावानल क्या है? जंगल में लगने वाले आग को हम लोग दावानल कहते हैं। और भूकंप के दौरान जो समुद्र में लहरें आती है उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। भूस्खलन, ठीक है। अत्यधिक बारिश के कारण क्या होता है, कभी कभी पहाड़ या जो ढलान वाले क्षेत्र क्या हो जाते हैं, अत्यधिक बारिश के कारण वो धंसने लगते हैं, जिसे हम लोग भूस्खलन कहते हैं। और क्या होता है, कभी कभी हम लोग जानते हैं अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे की कटाई करने से भी भूस्खलन होती है। आदि भी वन एवं वन्य जीवों को नाश का कारण है। अतः वनों और वन्य जीवों का संरक्षण आज एक वैश्विक समस्या बन गई है। ठीक है, वन और वन्य जीवों का संरक्षण क्या है? आज एक वैश्विक समस्या। वैश्विक समस्या का मतलब क्या होता है? पूरा विश्व लेवल की समस्या बन गई है। मानव अस्तित्व के लिए इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि मानव के अस्तित्व के लिए जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसको सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है। वन और वन्य जीव को संरक्षण हेतु कुछ महत्वपूर्ण उपयोग बिंदुएं उल्लेख नीचे किया जा रहा है। ठीक है, तो वन को किस प्रकार या वन्य जीवों को किस प्रकार संरक्षित करें, इसके लिए कुछ निम्नलिखित बिंदुएं हैं। देखो उस सबको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला देखो, वन उत्पादों का विवेक सम्मत उपयोग। तो हम जानते हैं कि वन से जो भी उत्पाद मिलता है, जो उत्पाद प्राप्त होता है, उसको विवेक सम्मत उपयोग करना। ऐसा नहीं कि उसको बंद कर देंगे तो हमारा भी जीविका चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको सोच समझ या विवेक सम्मत उसका उपयोग करना बिल्कुल हम रोक भी नहीं सकते हैं। ठीक है, जलावन के लिए लकड़ियों का उपयोग किए जाने के बजाय ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोजी जानी चाहिए। जैसे कि हम लोग लकड़ी का, यहाँ टाउन की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर तुम लोग गांव रूरल एरिया में जाओगे, देहात क्षेत्र में जाओगे, तो वहाँ पर ज़्यादातर का लकड़ी के चूल्हा से ही वो लोग अपना भोजन पकाते हैं। ठीक है, नहीं जलावन की लकड़ी वो जंगल से काट के लाते हैं। तो ये जलावन की लकड़ियों का उपयोग के लिए किए जाने के बजाय ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का खोजी जानी चाहिए, यानी प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा भी जो कोई दूसरा यदि वैकल्पिक व्यवस्था होती है तो उसका उपयोग खोजी जानी चाहिए, या तो ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कागज़ बनाने के लिए वृक्षों की लुगदी का उपयोग किया जाता है। हम सब जानते हैं कि आज हम लोग जो कागज़ जिससे कॉपी पेन बुक, मतलब कॉपी बुक जिससे बनता है, पेपर पत्रिकाएं, ये सब क्या है? वृक्षों के लुगदी का उपयोग किया जाता है। इन सब से बनता है जिसमें हम लोग पढ़ते लिखते हैं। ठीक है, कागज के विवेक सम्मत उपयोग तथा पुनर्चक्रण द्वारा वृक्षों को बचाया जा सकता है। तो कागज का भी एक विवेक पूर्वक उपयोग करना चाहिए, बेकार को उसे बर्बादी नहीं करना चाहिए, और उसे पुनर्चक्रण करवाना चाहिए, जिससे हम लोग क्या, वृक्षों को बचा सकते हैं। ठीक है, हाथी दांत देखो, हाथी दांत, खाल आदि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग वनों और वन्य जीवों को दबाव डालती है। इन उत्पादों का उपभोग कम करके संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे जंगली जानवर की बात होता है, हम देखते हैं हाथी दांत बहुत ही कॉस्टली बिकता है, क्योंकि हाथी दांत से भी बहुत सारी चीज़ बनते हैं। आदमी को ऑर्नामेंट कैटेगरी का, ठीक है, पहनाव के लिए बहुत सारे बनते हैं। खाल, उसका खाल का भी आदि उत्पादों को बढ़ती हुई मांग वनों और वन्य जीवों पर दबाव डालती है। तो इस वन और वन्य जीव दोनों पर दबाव डालती है, तो इसका उपयोग कम करना चाहिए। अब देखो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल निचय की स्थापना। ठीक है, अब देखो पौधों और जीव जंतु की सुरक्षा हेतु इनकी स्थापना की जानी चाहिए। तो हम जैसे जान रहे हैं कि पौधे तथा जीव जंतुओं की सुरक्षा हेतु क्या, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, यानी जीव जो राष्ट्रीय उद्यान होता है जीव जंतु के लिए जू,
वन्य जीव अभयारण्य वही की तरह का होता है। जैव मंडल नीचे की स्थापना की जानी चाहिए। तो इसके अंतर्गत क्या पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की सुरक्षा है, इसकी स्थापना की जानी किसकी, ये जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान वन्य जीव अभयारण्य इसकी। इन सुरक्षित क्षेत्रों में पेड़ पौधे और जीव जंतु प्राकृतिक वास में रहते हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत सारा राष्ट्रीय है, हम लोग देखते हैं ना नेशनल पार्क, जैसे झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, इधर दलमा अभयारण्य है, इस तरह से अलग अलग है। फिर इंडिया लेवल में भी तुम लोग देखोगे पक्षियों के लिए अलग है, गेंडा के लिए अलग है, तुम लोग सब पढ़ चुके हो। ठीक है, ये सब जो जीव जंतु के संरक्षण के लिए आवश्यक है। इन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां जैसे शिकार, मछली पकड़ना, ये सब पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है, झीलों, नदियों और दलदली क्षेत्रों का संरक्षण, तो जैसे झील, नदी और दलदली क्षेत्रों का संरक्षण भी बहुत आवश्यक है। तो देखो झील, नदी और दलदली क्षेत्रों का संरक्षण, जलाशयों व दलदली क्षेत्रों में प्रदूषण निम्न स्तरीय प्रबंधन से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। ठीक है, जलीय पादपों और जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए इन क्षेत्रों को संरक्षित रखना क्या है, आवश्यक है। तीसरा, ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक क्योंकि अनेक लोग भोजन और आजीविका के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये तीन मुख्य रूप से पॉइंट हो गया। आगे चौथा भी है, देखो। ठीक है, जागरूकता उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम, तो आदमी को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार का सरकार के द्वारा कार्यक्रम करते रहना चाहिए, तथा विभिन्न संस्था हो, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो चाहे गवर्नमेंट संस्था हो। ठीक है, एनजीओ के द्वारा उसको आदमी को जागरूक करना, जागरूकता उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम जैसे वन महोत्सव, वन्य जीव सप्ताह आदि प्रोत्साहित किए जाने चाहिए। ठीक है, दूसरा, विद्यालयों में इको क्लब जैसी संस्थाएं बनाई जानी चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में इको क्लब, एक क्लब होता है जिसमें प्राकृतिक सुरक्षा के बारे में बताया जाता है। ठीक है, उसे प्रदर्शन किया जाता है, जिसे विद्यार्थियों को संरक्षण कार्यक्रम की भागीदारी के लिए प्रोत्साहित, और उस विद्यार्थी को क्या कार्यक्रम में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें। वन काटने से हमें क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है, उस सब के बारे में विस्तृत से बताना चाहिए, और लास्ट में यही निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वन को हमें बचा के रखना चाहिए, कम उसका कटाई करनी चाहिए। संकट उत्पन्न वन्य जीवों के बारे में जागरूक उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम किए जाने चाहिए। लोगों को यह भी बताना चाहिए कि वो कैसे बचाया जा सकता है। फिर देखो कानूनी उपाय, गैर कानूनी शिकार के विरुद्ध कानून बनाए जाने चाहिए। तो भले आज शिकार पहले की तुलना में घट गया हो, लेकिन जो पहले क्या किया जाता था, जंगलों में जाके जंगली जानवरों को शिकार किया जाता था, लेकिन ये इसके लिए कानून बनाए जाने चाहिए। ठीक है, आजकल कुछ बहुत प्रकार के कानून बन चुके हैं शिकार के खिलाफ, उसको सही रूप से अमल करवाना चाहिए और अमल करनी चाहिए। विशिष्ट जंतु उत्पादों पर रोक लगा देनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो जंतु के उत्पाद हैं उस पर रोक लगा देना चाहिए। उदाहरण के लिए तिब्बती बारहसिंगे के बालों से बनी शहतूत शॉल पर रोक लगा दी जानी। जो तिब्बत में जो बारहसिंगे पाए जाते हैं, ठीक है, उससे क्या शहतूत शॉल पर रोक लगा देना, उस प्रकार के जो भी शॉल होते हैं उस पर रोक लगा देनी चाहिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तथा वन अधिनियम के तहत कठोर दंड व जुर्माने की प्रावधान होनी चाहिए। तो ये जो प्रमुख जो हम लोग 5 पॉइंट पढ़े, उसके बाद देखो 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, विशिष्ट संरक्षण कार्यक्रम तथा संस्थाएं। टाइगर परियोजना जैसे विशेष कार्यक्रम आरंभ किए जाने चाहिए। टाइगर परियोजना का लक्ष्य बंगाल टाइगर को विलुप्त होने से बचाना, शिकार रोकना तथा उनके वास स्थान को सुरक्षित रखना। ठीक है, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि टाइगर परियोजना जैसे विशेष कार्यक्रम आरंभ किए जाना चाहिए। टाइगर परियोजना का लक्ष्य बंगाल टाइगर को विलुप्त होने से बचाना, शिकार रोकना और उनके वास स्थान को सुरक्षित रखना। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु SPCA सोसाइटी फॉर
प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी एनिमल्स, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, PETA, प्रिवेंशन ऑफ एक्सट्रीम ट्रीटमेंट टू एनिमल्स जैसे विशेष संगठन स्थापित किए गए हैं। तो हम देखते हैं कि ओल्ड लेवल पर वन्य जीवों के संरक्षण हेतु SPCA, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी टू एनिमल्स। फिर देख लो WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, PETA, प्रिवेंशन ऑफ एक्सट्रीम ट्रीटमेंट टू एनिमल्स जैसे विशेष संगठन के भी स्थापित किए गए जंगली जानवर तथा वनों को संरक्षित करने के लिए। अब देखो विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण हेतु CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेशल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रजातियों के पादप तथा जंतुओं की रक्षा करना है। प्रत्येक नागरिक का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों के अस्तित्व पर संकट की स्थिति उत्पन्न होने से रोकने के लिए विभिन्न पौधे और जंतुओं के संरक्षण की दिशा में विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हम लोग जितने भी तरह के जो जागरूकता अभियान चलाए गए थे यानी वन को संरक्षित रखने के लिए, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब देखो क्या आप जानते हैं, एक चीज यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है, इस चीज को तुम लोग नोटिस करो। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो भारत के कुल 592 संरक्षित वन है, जिसमें से 92 राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और 500 वन्य जीव अभयारण्य है। इन प्राणी उद्यानों और अभयारण्यों में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र और वास स्थान है। यह पशु की कुछ अत्यंत रोचक और दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ एक आया है संरक्षित वन, ये जब स्पेशल फॉर हायर क्लास में पढ़ने के लिए है। आरक्षित वन, संरक्षित वन के अंतर्गत कौन कौन से, जब वनों को विभिन्न कैटेगरी में बांटा गया है तो उसमें किस किस वन को संरक्षित वन, आरक्षित वन में बांटा गया है, इस सब के बारे में हायर क्लास में तुम लोग पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ इसके विस्तृत दिया हुआ नहीं है। तो वन्य जीव तथा वन को संरक्षित हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं, उसके लिए जो निम्न बिंदुएं हम लोग पढ़े उनमें से आगे देखो, वन में लगने वाले आग। ठंडे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पेड़ों की शाखाओं के बीच घर्षण के कारण वन में आग लग जाती है, तो जो बहुत ही घना जंगल होता है। ठीक है, तो ठंडे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है, जब हवा बहता है तो उस दौरान क्या होता है, सूखी हुई लकड़ी जब आपस में रगड़ाती है तो वह स्वतः आग लग जाती है। यदि उपयुक्त निवारक उपाय नहीं किए जाते हैं तो वन संसाधन पूर्णतः नष्ट हो जाती है। यदि उसका जितने भी जंगल की देखभाल करने वाले जो यहाँ पर स्टाफ होते हैं, वन विभाग वाले होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले होते हैं, उन लोगों को इस सबसे जागरूक रहनी चाहिए। ठीक है, यदि उसको देखते रहेंगे तो उसे तुरंत आग बुताने की प्रयास किया जाएगा। कनाडा के वनों में आग लगने को रोकने के लिए कुछ दूरियां पर निगरानी चौकियां स्थापित की गई है। प्रत्येक चौकी में आग को रोकने और अग्निशमन के लिए प्रयुक्त सभी यंत्र तथा त्वरित संयंत्र की सुविधा उपलब्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में आकाश से भी निगरानी रखी जाती है। तो इस प्रकार से वनों को हमें बचाना चाहिए। देखो ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया। इसमें से कुछ प्रमुख बिंदु जो सारांश का दिए हुए हैं और बिंदु देखो, प्रकृति के अमूल्य उपहार की तभी संसाधन बनते हैं जो मनुष्य द्वारा उनका उपयोग शुरू कर दिया जाता है। तो प्रकृति के अमूल्य उपहार तभी संसाधन बनते हैं जो मनुष्य द्वारा उनका उपयोग शुरू किया जाता है, तभी हम लोग उसको बेसिक संसाधन के रूप में मान सकते हैं। मनुष्य द्वारा भूमि संसाधनों का उपयोग गृह निर्माण, कृषि, सड़क आदि कार्यों के लिए किया जाता है। अतः हमें भूमि के उपयोग को व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं विवेक सम्मत रूप से करना चाहिए।
पृथ्वी की ऊपरी परत मृदा कहलाती है, हम जान चुके हैं, जिससे मनुष्य द्वारा कृषि तथा अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। अनेक कारणों से मृदा का अपरदन होता है, हम सब जानते हैं, चाहे वो मानवीय हो या प्राकृतिक हो। हमें इस विनाश को बचाना चाहिए तथा मानव मात्र हित को ध्यान में रखकर संरक्षण करना चाहिए। जल संसाधन अत्यंत उपयोगी है तथा पृथ्वी पर इसके अथाह भंडार है। जल व वर्षा का वितरण हर जगह समान नहीं है, हम सब जानते हैं। जल का संरक्षण करना तथा उसे प्रदूषण मुक्त रखने का प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए और कर्तव्य है भी। अब देखो, प्राकृतिक वनस्पति पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्राकृतिक वनस्पति व वन अनेक दृष्टि से मनुष्य के लिए लाभप्रद है, जैसे पर्यावरण संतुलन, मृदा संरक्षण, जलवायु नियंत्रण, वर्षा कारक, वन्य जीवों के लिए निवास स्थल आदि। हम सबको अपने हितों की इनकी संरक्षण करनी चाहिए। वन्य जीव मंडल के अभिन्न अंग हैं। पर्यावरण असंतुलन के कारण अनेक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और अनेक विलुप्त होने के कारण वन्य जीव संरक्षण एक अत्यंत आवश्यक कार्य है। इस प्रकार हम लोगों का आज जो ये ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है, ये हम लोगों का खत्म हो गया। तो तुम लोग इसको एक बार विस्तार से पढ़ना और कल इसका अभ्यास का प्रश्न भेज दिया जाएगा, जिसे अपने नोट कॉपी में तुम लोग नोट मतलब सभी क्वेश्चन आंसर को सोल्व करना है। ठीक है, कल तुम लोगों को क्या इसका अभ्यास प्रश्न भेज दिया जाएगा, तुम लोग सभी अभ्यास के प्रश्नों को हल करोगे। ठीक है।